इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक देखा था, 11th का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवाइज किया था, है ना। और गॉस लॉ का एप्लीकेशन हमने स्टार्ट किया था। पहला डेरिवेशन उसमें अपना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। है एक स्फीयर के ऊपर अगर चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, उसका हमने फॉर्मूला देखा था, ठीक है ना। 3 केस मैंने वहां पर आपको कराया था। पहला था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर स्क्वायर। याद है ये फॉर्मूला कब यूज करना होता है बोलो? जब आपका जो पॉइंट है जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो वो स्फीयर के आउटसाइड है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पर? कैपिटल आर यहाँ पर स्फीयर का रेडियस है और स्मॉल आर क्या है? डिस्टेंस है, पॉइंट का डिस्टेंस। करेक्ट है, ठीक है ना। सेकेंड फॉर्मूला मैंने आपको बताया था E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला कब यूज होता है? जब पॉइंट, जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो वो पॉइंट कहाँ पर है? स्फीयर के सरफेस पर है, तब ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं ना। और तीसरा कंडीशन था कि अगर पॉइंट कहाँ पर हो बेटा? स्फीयर के अंदर, तो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0। करेक्ट है। तो उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आ सकता है आपको, देखेंगे एकदम सिंपल सा है, पेज नंबर 187, एग्जाम्पल नंबर 8.1। क्या बोला देखो, पहले डेटा पहचानते। अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक स्फीयर है उसका रेडियस दिया है बेटा। स्फीयर का रेडियस दिया मतलब क्या दिया? कैपिटल आर या स्मॉल आर? कैपिटल आर। इन दोनों में स्फीयर का रेडियस क्या था? कैपिटल आर था ना। तो आपको कैपिटल आर दिया हुआ है, कितना दिया है कैपिटल आर? 10 सेंटीमीटर। सेंटी हटाते तो क्या आता है बोल? 10⁻²। तो ये +1 और ये -2 कितना हो जाएगा? 10⁻1 ना। तो आर दिया हुआ है मुझे, कैपिटल आर दिया है मुझे 10⁻1 मीटर। आगे देख, कैरीज अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम। अब इस स्फीयर के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो 1 माइक्रोकूलम। स्फीयर के ऊपर का चार्ज दिया है मतलब क्यू दिया है ना। कितना दिया है? क्यू 1 माइक्रोकूलम। माइक्रो हटाएंगे तो 10⁻⁻6 कूलम। तो कैपिटल आर दिया है और क्यू दिया हुआ है। आगे पूछा क्या उसने? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना अपने को? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई फाइंड आउट करना। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब 3 कंडीशन दिए थे। तो सबसे पहली कंडीशन, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के सेंटर से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। बोर्ड पर देख, ये स्फीयर है, ये इसका सेंटर, ये कैपिटल आर। कितना है बेटा कैपिटल आर? कितना है कैपिटल आर? देख 10 सेंटीमीटर। कितना बेटा? 10 सेंटीमीटर। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालनी है? देख, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। किधर आएगा 30 सेंटीमीटर जब यहाँ से नापोगे? तो स्फीयर के अंदर, स्फीयर के ऊपर या स्फीयर के बाहर? स्फीयर के बाहर आएगा ना। तो समझ यहाँ पे कहीं है एक पॉइंट पी है, लेट्स से यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, और ये पॉइंट सेंटर से कितनी दूरी पर है बेटा? 30 सेंटीमीटर। अच्छा, ये वाले डिस्टेंस को हम लोग किस दिखाते थे? याद कर, स्मॉल आर। यानी कि आपको स्मॉल आर दिया हुआ है। स्मॉल आर कितना दिया बेटा? 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी सेंटी हटेगा तो 10⁻⁻²। सही है। ये 3 को ऐसी रहने दो, 3 को ऐसी रहने दो। 1 0 मतलब +1, 10⁻², 10⁻+1 कितना हो जाएगा? 10⁻⁻1। ये स्मॉल आ रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? जब आउटसाइड स्फीयर है तो क्या फॉर्मूला रहता है? देखो, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। करेक्ट है। अब जरा इस क्वेश्चन में देखोगे अगर आप, तो कैपिटल आर मेरे को दिया हुआ है ना, स्मॉल आर भी दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट अभी बता दूंगा उसकी वैल्यू। बचा कौन? सिग्मा। सिग्मा पता है क्या बेटा? नहीं। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सिग्मा निकालना। व्हाट इज सिग्मा? सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर। सिग्मा क्या बेटा? सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर। तो क्या लिखेंगे देख, सिंस सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज, स्फीयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे दिखाते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से। क्या फॉर्मूला होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का? चार्ज अपॉन एरिया। क्या फॉर्मूला होता है? कल पढ़ा था ना, चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज को क्यू से दिखाते हैं, एरिया को ए लिख देता हूँ। चार्ज क्यू को ऐसे रहने दो। एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? 4πr। कैपिटल आर लो या स्मॉल आर? कैपिटल आर।
इस स्फीयर का ही एरिया ले लो ना, गॉसियन सरफेस वगैरह कहाँ बना है, वो तो डेरिवेशन में करते थे, इधर नहीं करेंगे वो। तो इस स्फीयर का एरिया ले लो तो क्या आएगा इधर, कैपिटल आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करो इसमें, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू, हाउ मच इज क्यू, 1 इंटू 10⁻⁻⁶, 4 इंटू पाई कितना बेटा 3.14, कैपिटल आर, हाउ मच इज कैपिटल आर, 10⁻⁻1, कैपिटल आर का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा, स्क्वायर है। सही है, क्या बनेगा देखिए, 1 बाय 4 4 जा 16 का 6 कैरी गया 1, 4 1 जा 4, 4 और 1 5, 4 3 जा 12, कितने नंबर के बाद पॉइंट, 1 2 2 नंबर के बाद पॉइंट है ना, ऊपर 10⁻⁻6, ऊपर 10⁻⁻6, नीचे -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -2, 10⁻⁻2। सही है, समझा, यहाँ तक समझा। अब जरा ध्यान से देख, मैं इस पॉइंट को एक नंबर पीछे करना चाहता हूँ, पॉइंट को एक नंबर लेफ्ट साइड पे ढकेलने के, तो इसमें से -1 निकाल, ये जितना नेगेटिव पावर रहता है पॉइंट उतना लेफ्ट में जाता है ना, तो -1 नेगेटिव पावर है तो पॉइंट एक नंबर लेफ्ट में जाएगा, क्या हो जाएगा 1.256। एक नेगेटिव पावर यहां से निकाला, पॉइंट को एक नंबर लेफ्ट में शिफ्ट किया, क्या आ गया देख 1.256, तो बचा कितना नेगेटिव पावर फिर 10⁻⁻1 है ना, और ऊपर -6, करेक्ट है। अब 1 बाय 1.256 को कहां से देखेंगे बेटा, रेसिप्रोकल से, 1.2 के 5 का 6, बेटा 1.2 का 5 है 8000 और उसका 6 है 39, तो रेसिप्रोकल में मीन डिफरेंस में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो 8000 में से 39 को माइनस करेंगे, 7 हो जाएगा, 9 9 10, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 3 गया 6, 9 7, कितना आ रहा है देख 0.7961, ये -1 ऊपर जाएगा तो +1, और ये -6 पहले से है तो -6 + 1 कितना हो गया, -5, ये आ गया सिग्मा, ये क्या आ गया बेटा, सिग्मा। सिग्मा का यूनिट क्या होता है याद करो, कूलम पर मीटर स्क्वायर, चार्ज अपॉन एरिया है ना, तो यूनिट क्या रहेगा उसका, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये मेरे को सिग्मा आ गया, ठीक है ना। तो सिग्मा आ गया, कैपिटल आर पता है, स्मॉल आर पता है, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकता हूँ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दिस स्फीयर के लिए, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर स्क्वायर। या इसको एक और इजी तरीके से कर सकते हैं, तो जैसा उसने टेक्स्ट बुक में किया, तो अपने को सिग्मा निकालना नहीं पड़ेगा, सी वो ज़्यादा आसान है तो उसी से कराता हूँ, इसमें टाइम वेस्ट होगा, उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। सब लोग बोर्ड पर देखना, ये सिग्मा कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा, उसमें क्या कर रहा हूँ बोर्ड पर देख, सिग्मा का फॉर्मूला आ गया ना मेरे पास, क्या फॉर्मूला है सिग्मा का, Q/4πr², किसका फॉर्मूला है बेटा ये, सिग्मा का। डायरेक्ट ई का फॉर्मूला रखो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ई, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ई बोलो, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर स्क्वायर, आउटसाइड द स्फीयर निकाल लेना। अब यहाँ पर क्या करेंगे सब लोग ध्यान से देखना, ये कैपिटल आर स्क्वायर और अपॉन के नीचे का एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ये सब ऐसे रहने दो। ये जो सिग्मा दिख रहा है, सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू निकाले ना, क्या है सिग्मा की वैल्यू, Q/4πr², सिग्मा की वैल्यू क्या बेटा, Q/4πr², इसको पुट कर दें यहाँ पर, Q/4πr², सही है ना, सिग्मा की जगह पर उसकी वैल्यू रख दिया मैंने, ठीक है ना। अब देख आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया बेटा, देख क्या बच गया, 1 ऊपर 1 ले लेता हूँ, 4 पाई, यहाँ पर कौन है देख, एप्सिलॉन में, सही है, Q स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये Q और ये स्मॉल आर स्क्वायर इधर आ गया, ये एप्सिलॉन नॉट 4 और पाई इधर आ गया। अब सबका वैल्यू अपने पास है देख, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है बताया था, 9 × 10⁻⁹। Q, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, Q कितना दिया है, 1 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय स्मॉल आर कितना बेटा, 3 × 10⁻⁻1, तो 3 × 10⁻⁻1 द होल स्क्वायर, करेक्ट है। क्या बनेगा देखिए, 9 10 + 9 10⁻⁻6 कितना होगा,
10⁻3, 3 का स्क्वायर 9, 10⁻1 इंटू 2 -2, 9 से 9 कैंसिल, ये -2 ऊपर जाएगा तो बोलो 10⁻3 पहले से था, -2 ऊपर गया तो +2, +3 +2 कितना हो गया 10⁵5। शुरू में कुछ नहीं तो मैं क्या लिख लूंगा 1। एक इसकी वैल्यू आ गई अपनी को इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है याद कर, न्यूटन पर कूलम, या तो न्यूटन पर कूलम या तो वोल्ट पर मीटर, दोनों चाहिए। देख ये वाला अप्रोच और आसान है, समझ आ रहा है। सिग्मा निकालने की जरूरत पड़ी है यहाँ पे नहीं, डायरेक्ट कर दिया हमने। इज इट वेरी मच क्लियर? ठीक है ना। सेकंड पार्ट पे आता है अभी इसी क्वेश्चन के, खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में क्या बोला थे, सेकंड पार्ट में क्या बोला है, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, क्या बोला बेटा, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो अब मुझे बताना सरफेस ऑफ स्फीयर के लिए क्या हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला यूज करते हैं? नहीं, सरफेस ऑफ स्फीयर के लिए क्या होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग लिखेंगे सिंस एट सरफेस ऑफ स्फीयर, सरफेस ऑफ स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज, क्या रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। ये अपॉन के नीचे जो एप्सिलॉन नॉट है उसको ऐसे रहने दो, अपॉन के नीचे जो एप्सिलॉन नॉट है इसको ऐसे रहने दो। ये सिग्मा दिख रहा है, सिग्मा उसकी जगह वैल्यू रख दो। व्हाट इज सिग्मा, q बाय 4πr²। तो q बाय 4πr², क्या बचेगा देख, ये q ऐसे ही, ये कैपिटल R² ऐसे ही, ऊपर हो गया 1, देख q ऐसे ही, कैपिटल R² ऐसे ही। जब q को यहाँ ले लिया तो ऊपर खाली 1 बचा ना, और नीचे क्या बचा 4πε0। What is the value of 1 by 4πε0? 9 into 10 to the power 9. Q कितना है बेटा, 1 into 10 to the power -6. कैपिटल R, how much is कैपिटल R? 10 to the power -1. स्क्वायर है तो इधर भी क्या आएगा स्क्वायर। क्या बनेगा देखिए, 9 ऐसी रहेगा, 10⁻9 भी ऐसी रहेगा, 10⁻6 भी ऐसी रहेगा, डिवाइडेड बाय -1 into 2 कितना हो जाएगा -2। सही है बेटा। तो 9 - 6 कितना हुआ, 9 - 6 3, ये -2 ऊपर गया तो +2, +3 +2 कितना हो गया +5। तो 9 into 10⁵5 ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर, न्यूटन पर कूलम। ये सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। और कहाँ निकालना है बताओ, तीसरा देखो, तीसरा एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस, स्फीयर के सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। अब ये जरा ध्यान से देखना, उसने छुपा करके कुछ बोला आपको, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये देखिए स्फीयर है, ठीक है, ध्यान दे, ये स्फीयर है, ये इसका सेंटर, ये स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर कितना है, कैपिटल आर 10 सेंटीमीटर दिया था ना, ये कैपिटल आर है। अब जो मेरा पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पर लेना है, 5 सेंटीमीटर। किधर आएगा 5 सेंटीमीटर, बाहर आएगा सरफेस पे या अंदर आएगा, अंदर आएगा। 5 सेंटीमीटर यहीं पे कहीं रहेगा, है ना, दिस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे देख, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर मीन्स, सेंटर ऑफ स्फीयर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस का मतलब क्या है, इनसाइड दी स्फीयर, इनसाइड दी स्फीयर। और इनसाइड दी स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बोल, डायरेक्ट लिखने का 0, खत्म। इजी न्यूमेरिकल, समझा। तो ये आपको 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए आ सकते, ठीक है ना। यहाँ पर आपका स्फीयर वाला जो पार्ट है वो फिनिश होगा। गॉस एप्लीकेशन, गॉस लॉ एप्लीकेशन का पहला पार्ट क्या था, स्फीयर ना, उसका डेरिवेशन कल कराया था, एक न्यूमेरिकल, फिनिश, समझा। अब 2 और डेरिवेशन, एक वायर वाला पार्ट और एक शीट वाला। इसको लिखो फिर वायर वाला स्टार्ट करो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वापस से ई का फॉर्मूला निकालना है हमको। ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इन शॉर्ट, अब हमने स्फीयर को किससे रिप्लेस कर दिया बेटा, एक स्ट्रेट वायर से। स्ट्रेट वायर होना चाहिए, कर्व या फिर आर्बिट्रली शेप का नहीं, कोई भी शेप का नहीं, आड़ा टेढ़ा नहीं, ऐसा एक स्ट्रेट वायर है। इनफाइनाइटली लॉन्ग मतलब काफी लंबा वायर है, ठीक है ना। और यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसके ऊपर चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कहीं पर करीब, कहीं पर दूर, ऐसे चार्ज नहीं, सब जगह एक जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है।
या हम लोग बोल सकते हैं उसकी चार्ज डेंसिटी क्या है बेटा, कांस्टेंट, हर जगह सेम आएगी। समझ में आ रहा है अच्छे से। इसकी वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। डायग्राम बनाते बोर्ड पर देखेंगे। लेट्स से दिस इज दैट वायर। अब कोई भी वायर आप देखोगे तो उसका क्रॉस सेक्शन आपको कैसा दिखेगा, सिलेंड्रिकली दिखेगा ना। ये वायर है, समझ, ये वायर है, तो उसका क्रॉस सेक्शन आपको सर्कल दिखेगा और ओवरऑल वायर कैसा दिखेगा, सिलेंड्रिकल। तो वायर को थोड़ा सा जूम करके अगर हम लोग बनाएंगे तो वायर ऐसा कुछ दिखेगा बेटा। तो लेट्स से दिस इज दैट वायर, ये वायर है, इनफाइनेटली लॉन्ग है, काफी लंबा वायर, ठीक है ना। इसका सेंटर यहाँ पे कहीं रहेगा, देख, है ना। अच्छा, सिलेंडर के दोनों सर्कुलर पॉइंट को जब सेंटर्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन बन के तैयार होती है, क्या बोलते हैं इसको, एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, दिस इज एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। ये क्या बोल, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। और ये है रेडियस ऑफ द वायर, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। अब ये जो वायर है ये ओवरऑल ऐसा यूनिफॉर्मली चार्ज, कैसा चार्ज है बेटा, यूनिफॉर्मली चार्ज। अब हमने एक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर लिया है ना, कैसा वायर लिया बेटा, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर लिया है, तो इसका लेंथ काफी बड़ा होगा। लेकिन स्टडी करते वक्त हम लोग इसको कुछ लेंथ को लेकर के स्टडी करेंगे, इतने बड़े वायर को एक साथ स्टडी नहीं कर सकते ना, तो इसमें कुछ लेंथ को हम लोग कंसिडर करेंगे। लेट्स से लेंथ एल, कितना लेंथ बेटा, एल, लेंथ एल, ठीक है ना। तो सब लोग ध्यान से देखेंगे क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, कंसिडर एन infinitely long wire या long cylindrical wire of cross section of radius कैपिटल आर। तो वायर का जो क्रॉस सेक्शन है उसका रेडियस कितना है बेटा, कैपिटल आर। वायर के क्रॉस सेक्शन का रेडियस कितना है बोलो, कैपिटल आर, ठीक है ना। विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज, विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज एंड हैविंग टोटल चार्ज ऑफ स्मॉल क्यू। तो ये पूरा वायर यूनिफॉर्मली चार्ज है, टोटल मिला करके इस पे चार्ज कितना है बेटा, स्मॉल, ठीक है ना। अब मेरे को बताना वायर के ऊपर जब बहुत सारे चार्ज ऐसे बिखरे हुए, बहुत सारे चार्ज है ऐसा, आप चार्ज डेंसिटी जब निकालोगे तो कौन सी वाली निकालोगे, तीन है ना अपने पास, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। यहाँ पर क्या निकालोगे, यहाँ पर एक वायर को ना हम लोग स्ट्रेट लाइन की तरह कंसिडर करेंगे। कैसा कंसिडर करेंगे बोल, स्ट्रेट लाइन की तरह। तो यहाँ पर कौन सी चार्ज डेंसिटी निकालेंगे हम लोग, बोल लीनियर चार्ज। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैंने वायर का जो सेक्शन कंसिडर किया है उसका लेंथ ही ले रहा हूँ ना मैं, एल, क्या ले रहा हूँ बोल, लेंथ। और जब लेंथ से डिवाइड करोगे तो जाहिर सी बात है कौन सी चार्ज डेंसिटी आने वाली, लीनियर चार्ज डेंसिटी आने वाली। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर इज, वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको कितना मान लिया मैंने, लैम्डा। याद है कल मैंने आपको बताया लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे दिखाते हैं, लैम्डा से। फॉर अ लेंथ ऑफ एल, एल लेंथ के लिए जब आप लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन लेंथ। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, बोल चार्ज अपॉन लेंथ। इसको ऐसे रहने देते, इसको बोल देते इक्वेशन नंबर 1, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। एकदम अच्छे से यहाँ तक समझा। अब आगे बढ़ते हैं। अब करने का क्या, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कोई तो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना होगा ना। तो लेट्स से मुझे यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट का नाम है पी, पॉइंट का नाम क्या बेटा, पी। इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और ये जो पॉइंट है, जैसा स्फीयर के केस में ये पॉइंट सेंटर से कितना दूर था, स्मॉल आर, उसी तरह यहाँ पर वायर के केस में ये जो पॉइंट है ये वायर की एक्सिस से स्मॉल आर के डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर है बोल, स्मॉल आर। तो यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसका फॉर्मूला पता करना, ठीक है। तो सब लोग ध्यान से देखेंगे, कंसीडर अ पॉइंट P at a distance of small r from axis of the
wire where electric field is supposed to be calculated। तो मैंने एक पॉइंट P को कंसिडर किया जो कि वायर के एक्सिस से स्मॉल r डिस्टेंस पर है और इसी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके निकालना है। समझ में आया अच्छे से, ठीक है ना। अब कल का डेरिवेशन याद करो जरा। पॉइंट P जैसे ही मेरे को मिला था तो मैंने डायरेक्ट गॉस थ्योरम को अप्लाई नहीं किया था, पहले मैंने वहां पर एक इमेजिनरी सरफेस बनाया। क्या बोलते हो उस इमेजिनरी सरफेस को? गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हो बेटा? बोल, गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पर आपको एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस की खास बात क्या थी? दो कंडीशन वहां पर सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होनी चाहिए? सेम। दूसरा, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आना चाहिए? परपेंडिकुलर। सरफेस को कैसे आना चाहिए? परपेंडिकुलर आना चाहिए। तो देख, जब एक स्फीयरिकल ऑब्जेक्ट था तो उसका गॉसियन सरफेस भी कैसा बना था? स्फीयर। तो जब एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होता है ना बेटा, तो उसका गॉसियन सरफेस भी सिलेंड्रिकल ही बनता है। एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का गॉसियन सरफेस भी कैसा बनता है बेटा? सिलेंड्रिकल ही बनता है। तो ध्यान से देख, मैं इसका गॉसियन सरफेस बना रहा हूं, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। ये एल लेंथ के लिए बना रहा हूं। See, this is the Gaussian surface drawn to point P। जरा देखते हैं क्या ये गॉसियन सरफेस की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अभी इधर ही पे दिखाऊंगा ना तो डायग्राम थोड़ा गंदा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा साइड में लेके इसको दिखा रहा हूँ कि ये जो हमने सिलेंडर लिया है यहाँ पर, ये गॉसियन सरफेस की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। पहले तो बता, इसको डॉटेड क्यों दिखा रहा हूँ मैं? इमेजिनरी सरफेस, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये अपना वायर है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कैसे चार्ज है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनती है? आवे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेगी? देख, ऐसी बनेगी। दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल लुक लाइक। हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन, खाली दो डायरेक्शन में नहीं। अगर ये वायर है तो इधर इधर, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, हर डायरेक्शन में ऐसी बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इमेजिन कर पा रहे हो इसको 3D में, ठीक है ना। अब अपन ने गॉसियन सरफेस बनाया पॉइंट P के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर ओनली। कैसा बनाया बेटा? एक सिलेंडर के फॉर्म में ही बनाया है। किसका बज रहा है रे? हाँ, ये बज रहा है। लॉक बता रहा है मेरे को, इसका अलग से 5,000 लगता है। सुना क्या? 1 2 3 4। साइलेंट करने का नहीं रहता मोबाइल। इधर देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही हर तरफ से। ये मैंने एक सिलेंडर बना दिया। अब इस पॉइंट के ऊपर देखते हैं गॉसियन सरफेस की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पहले तो मेरे को एक बात बताना, ये पॉइंट हो, ये वाला पॉइंट हो, इधर इधर इधर, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, कोई भी पॉइंट हो, वो इस वायर से कितने डिस्टेंस पर रहेगा? सेम डिस्टेंस, है ना। देख, अगर ऐसा एक वायर है, आपने एक सिलेंडर इसके सराउंडिंग में कंसिडर किए हो, तो उस सिलेंडर पे कोई भी पॉइंट पकड़ ले, वो तुम्हारे वायर से कैसे डिस्टेंस पर रहेगा? सेम डिस्टेंस। और सेम डिस्टेंस पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी? सेम रहेगी। तो इस पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहने वाली है? सेम। एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन, सिलेंडर का सरफेस कैसा रहता है? कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ऐसा सीधी सीधी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आ रही है? सीधी सीधी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड और कर्व सरफेस के बीच का एंगल कैसा निकालोगे? टेंजेंट बना। क्या बनाकर बेटा? टेंजेंट। तो देखिए, सिलेंडर का सरफेस, सिलेंडर का सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर जब ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करोगे कितने डिग्री का बना? 90 डिग्री। कोई भी पॉइंट कंसिडर कर ले, कोई भी पॉइंट कंसिडर कर ले, हर पॉइंट पे कितना बनने वाला है? 90 डिग्री। तो ये गॉसियन सरफेस की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ऊपर के सरफेस को मत देखो, सिलेंडर की ये वाले सरफेस को मत देखो, क्योंकि इसको देखना बेवकूफी है। क्यों इसको देखना बेवकूफी है? सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। अगर मैं इस ऊपर के सरफेस को कंसिडर करता हूं, तो अगर ये मेरा एरिया है, एरिया, तो इसका एरिया वेक्टर कैसा बनेगा? एरिया वेक्टर कैसा बनता है? सरफेस को परपेंडिकुलर। वेरी गुड, कल ही पढ़ा है ना। ऐसा काय को सुम्मुम बुकुम बैठे एकदम नालायक लोग। एरिया वेक्टर कैसा बनता है रे? सरफेस को परपेंडिकुलर। अगर ये मेरा सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर कैसा बनेगा? देख, 90 डिग्री का। ये एरिया वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है ये? एरिया वेक्टर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है। ये कौन सा वेक्टर है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों के बीच में एंगल बता।
90 डिग्री का एंगल है ना, थीटा कितना हो गया बोल 90, थीटा 90, कॉस थीटा कितना होगा कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है 0। फ्लक्स के फॉर्मूले में ईडीएस कॉस थीटा आता है ना, और अगर कॉस थीटा ही 0 हो गया तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, और फ्लक्स 0 हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस सरफेस के लिए और इस सरफेस के लिए फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कितने रहने वाला है 0। तो उसको पिक्चर में लाओ ही मत, पिक्चर में खाली गॉसियन सरफेस का कौन सा पार्ट रहेगा, कर्व्ड पार्ट, सर्कुलर पार्ट रहेगा क्या, कौन सा पार्ट रहेगा, कर्व्ड पार्ट। क्यों नहीं ले रहे सर्कुलर पार्ट को, समझा ना, क्योंकि वहां पर जो एरिया वेक्टर है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है ना। तो इसको लिखते हैं यहाँ पर, यस ध्यान से देखेंगे सब लोग। कंसिडर एन इमेजिनरी गॉसियन सरफेस फ्रॉम पॉइंट P। इस पॉइंट P से एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना रहे हम लोग। कैसा बना रहे थे, इन द फॉर्म ऑफ किसके फॉर्म में, ये गॉसियन सरफेस सिलेंडर के फॉर्म पे ना, तो इन द फॉर्म ऑफ अ कोएक्सियल सिलेंडर विद द वायर, कोएक्सियल सिलेंडर विद द वायर। कल देख मैंने लिखा था कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, मतलब हमारा गॉसियन सरफेस का जो स्फीयर था और जो मेन स्फीयर था दोनों का सेंटर क्या था, सेम। इधर मैंने कॉन्सेंट्रिक नहीं लिखा है, इधर कोएक्सियल लिखा है। कोएक्सियल मतलब हमारा वायर जो है खुद एक सिलेंडर है और ये गॉसियन सरफेस जो कि एक सिलेंडर है, दोनों की एक्सिस क्या है बेटा, सेम है, बीच में ही, समझ। तो इन द फॉर्म ऑफ अ कोएक्सियल सिलेंडर विद द वायर, ठीक है ना, हैविंग रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कैपिटल आर नहीं है, वो कितना बेटा, स्मॉल है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल है। तो गॉसियन सरफेस बना लिया हमने, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बेटा, गॉसियन सरफेस के ऊपर याद करो कल क्या किया था हमने, जब गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो गॉसियन सरफेस को बनाने के बाद गॉसियन सरफेस के ऊपर जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां पर एक छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं, क्या नाम देते हैं उसको, डीएस। तो पॉइंट पी के ऊपर एक छोटा सा एरिया कंसीडर करेंगे और इस एरिया को क्या नाम देंगे बेटा हम लोग, डीएस नाम देंगे। दिस इज योर डीएस, एरिया डीएस। अब ये दो वेक्टर मुझे दिखाना है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और दूसरा एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, तो कैसे आएगी ना, आउटवर्ड, ये किसका डायरेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का। एरिया वेक्टर कैसा बनेगा, एरिया को परपेंडिकुलर, तो ये एरिया है तो इसको परपेंडिकुलर बनेगा, दोनों एक दूसरे को कैसे बेटा देख, पैरेलल है, तो थीटा कितना रहेगा 0 और cos थीटा 1 रहेगा। तो पूरा लिखेंगे अभी इधर, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं कंसीडर अ स्मॉल एरिया ds एट पॉइंट P, फ्लक्स एसोसिएटेड विथ इट विल बी। तो इस स्मॉल एरिया ds का जो फ्लक्स रहेगा वो कितना रहेगा, जरा ध्यान से देखना, ये स्मॉल एरिया ds का जो फ्लक्स रहेगा वो कितना रहेगा। पहले तो बताओ, स्मॉल एरिया है तो फ्लक्स भी कितना रहेगा, बोल स्मॉल रहेगा, तो उसको फाई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी फाई। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर फ्लक्स, E डॉट ds, E डॉट ds, छोटा एरिया इसीलिए उधर ds ले रहे, डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो क्या करें, cos थीटा, तो E ds cos थीटा। अब हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं कि मेरा E वेक्टर और ds वेक्टर दोनों कैसा है, पैरेलल है, तो थीटा कितना हो गया, बोल थीटा हो गया 0 डिग्री, और थीटा 0 हो गया तो cos थीटा cos 0 कितना हो जाएगा 1, तो ये डी फाई क्या बनेगा फिर, बोल डी फाई विल बी E इंटू ds, cos थीटा हटेगा ना, क्यों हट गया, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी बेटा 1 है। यहां तक समझा सबको, ठीक है ना। अब टोटल फ्लक्स निकालते इस पूरे गॉसियन सरफेस का, देयरफॉर टोटल फ्लक्स विल बी, कैसे निकालते टोटल फ्लक्स, ये छोटे वाले फ्लक्स का इंटीग्रेशन। तो कैसा लिखेंगे, इंटीग्रेशन छोटा वाला फ्लक्स कितना है बेटा, ईडीएस, ई क्या है, कांस्टेंट, पूरे गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर क्या बेटा, कांस्टेंट। इसको इंटीग्रेशन से क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, खाली डीएस। डीएस क्या है, डीएस क्या है, छोटा सा एरिया, तो उसको इंटीग्रेट करोगे तो पूरा एरिया है,
किसका 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 पूरा एरिया? आउटर जो गॉसियन सरफेस का सिलेंडर है ना, उसका सरफेस, कर्व्ड सरफेस का एरिया है। सिलेंडर के पास ना 3 एरिया होते हैं। अगर 10वीं भूल गए तो 10th में आपको एक चैप्टर था मेंसुरेशन, मसाहत, याद है? उसमें आपने बहुत सारे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को पढ़ा है, सिलेंडर, स्फीयर, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब पढ़ा है आपने उसमें, है कि नहीं? मकब, मकब नुमा, मखरूत, इस्तिवाना, कुर्रा, निस्फ कुर्रा, था कि नहीं? सब आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पढ़ रहा कुछ भी, सब 10वीं में था शायद। शाबाश, बहुत आगे जाओगे तुम लोग। इधर एक समझिए, सिलेंडर है तो एक सिलेंडर के पास ना बेटा 3 एरिया होते हैं। 3 एरिया हम लोग इसका कैलकुलेट करते हैं। ये आउट अपर एरिया, टॉप बोलते हैं जिसको, जो कि एक सर्कल के फॉर्म में होता है। क्या रहेगा इसका एरिया? सर्कल का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। सर 2 पाई आर उसका सरकमफेरेंस होता है रे नालायको। सर्कल का एरिया कितना रहता है? पाई आर स्क्वायर। दूसरा बॉटम, बॉटम भी कैसा रहेगा? सर्कुलर रहेगा, तो ये भी कितना रहेगा? पाई आर स्क्वायर। तो एक टॉप और एक बॉटम, ये दोनों सर्कुलर होते हैं। ये दोनों कैसा होता है? बोल सर्कुलर। ये रहता है पाई आर स्क्वायर, ये रहता है पाई आर स्क्वायर। और फिर एक ये वाला पूरा एरिया रहता है, ये वाला, इसको कर्व्ड सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोल, कर्व्ड सरफेस। एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर, इस्तेवाने की खमदार सतह का रकबा। 10वीं में था सब आपको, ये कुछ अलग नहीं पढ़ा था मैं। कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं? इसका एरिया पता है कैसे निकालते हैं? समझे, मेरे पास कैंची थी, मैंने इसको यहाँ से ऐसा काटा, ऐसा यहाँ से ऐसा काटा और इस सिलेंडर को ऐसा खोल दिया, तो जो कर्व्ड सरफेस है कैसा दिखने लगेगा? रेक्टेंगल की तरह दिखने लगेगा। इमेजिन करना, यहाँ से इसको ऐसा बीच से ऐसा काट के ऐसा ओपन कर दिया, तो कैसा दिखने लगेगा? एक रेक्टेंगल। उस रेक्टेंगल का जो एरिया रहेगा वो इस कर्व्ड सरफेस का एरिया है। तो अब जरा ध्यान से देखना, ये जो छोटा एरिया है डीएस, ये जो छोटा एरिया है डीएस, जब इसको टोटल इंटीग्रेट करोगे तो कौन सा एरिया आएगा सिलेंडर का? खाली कर्व्ड सरफेस का एरिया आएगा। और उसको कैसा निकालोगे? रेक्टेंगल इमेजिन करके। तो वही काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, सब लोग बोर्ड पर देखना, सब बोर्ड पर देखेंगे बेटा। सिंस इंटीग्रेशन डीएस की वैल्यू बराबर रहेगी, ये जो डीएस दिख रहा है इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो उसकी वैल्यू बराबर रहेगी एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ गॉसियन सिलेंडर। तो हमने जो गॉसियन सिलेंडर बनाया है उसके कर्व्ड सरफेस का जो एरिया रहेगा वो इस डीएस की इंटीग्रेशन के बराबर है, टोटल एरिया। अब उसको कैसे निकालूं बेटा? तो मेरे पास अगर कोई भी सिलेंडर है ऐसा, मेरे पास ऐसा कोई भी सिलेंडर है जिसका रेडियस है स्मॉल आर और हाइट है एच। हाइट कितनी बेटा? एच। रेडियस स्मॉल और हाइट है एच, ठीक है ना? तो पहले मुझे बताना है जो बेस में सर्कल बना है, सर्कल, इसका सरकमफेरेंस कितना रहेगा? बोलो, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है ना अपने पास। सरकमफेरेंस कितना रहेगा बेटा? 2 पाई आर। सरकमफेरेंस किसको बोलते हैं पता है ना? सरकमफेरेंस किसको बोलते हैं पता है ना? अगर ये सर्कल है तो इसकी जो बाउंड्री है उसकी टोटल लेंथ होती है सरकमफेरेंस। उसकी टोटल लेंथ क्या होती है बेटा? सरकमफेरेंस होती है। समझ में आ रहा है? तो अब मुझे एक बात बताना बेटा, अगर मैं इस सिलेंडर को ऐसा बीच से काट दूं और काट करके ओपन कर दूं तो आई विल गेट अ रेक्टेंगल। क्या मिल जाएगा मेरे को? बोले, रेक्टेंगल मिलेगा। इस रेक्टेंगल का ये लेंथ कितना रहेगा बताओ? 2 पाई आर। जितना ये सरकमफेरेंस है खुलने के बाद वही तो रेक्टेंगल की लेंथ बन जाएगा ना। जो ऐसा सरकमफेरेंस था, सरकमफेरेंस, सर्कल का सरकमफेरेंस, ओपन होने के बाद वही क्या बन जाएगा बेटा? लेंथ बन जाएगा रेक्टेंगल का। सही है? लाइक अगर सर्कल का सरकमफेरेंस 10 सेंटीमीटर है तो जब आप इसको ओपन करोगे तो रेक्टेंगल का नीचे का लेंथ भी कितना रहेगा? 10 सेंटीमीटर। तो जो सरकमफेरेंस है वही इसका लेंथ रहेगा 2 पाई आर। सही है? और जो सिलेंडर की हाइट है वो इसकी ब्रेथ रहेगी h। तो बता इस रेक्टेंगल का एरिया क्या रहेगा? फिर रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है इसका? 2 पाई आर और ब्रेथ कितनी है इसकी? h। तो ये इस रेक्टेंगल का एरिया है और यही इसके कर्व्ड सरफेस का एरिया। तो सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होता है? बोल, 2 पाई आर h। सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होता है? 2 पाई आर h। ऐसे आता है ये फॉर्मूला, आपको टीचर्स याद कराते होंगे अलग अलग ट्रिक से। बोले सिलेंडर की कर्व सरफेस का एरिया 2 पाई आर h, इसको याद रखो, 2 पैर है, ऐसा वैसा, है ना। बहुत सारी ट्रिक देते हैं इसको याद करने की, ठीक है, अच्छी बात है, उससे जल्दी याद भी हो जाता है। लेकिन ये फॉर्मूला आता कैसे वो समझा सबको? ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, फिजिक्स में हम लोग कई बार इसको यूज कर चुके हैं, मैथ्स में तो काफी बार यूज कर चुके हैं। अभी जो चैप्टर पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें भी हमने ये फॉर्मूला यूज किया। सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होता है? बोल, 2 पाई आर h। कितना होता है? बोल, 2 पाई आर h। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं,
यहाँ पर सिलेंडर कैसा बना है, गॉसियन सिलेंडर देखो जो रेड कलर से दिख रहा है, और जो रेड कलर से दिख रहा है वाला सिलेंडर देखो, ऐसा एक सिलेंडर है सर। इसके क्रॉस सेक्शन का रेडियस कितना है बता, क्रॉस सेक्शन का रेडियस कितना है बेटा, स्मॉल आर। क्रॉस सेक्शन का रेडियस कितना है बोल, स्मॉल आर। और हाइट कितनी है इसकी, हाइट, हाइट कितनी देख, हाइट कितनी है इसकी, हाइट एल, हाइट कितनी बेटा इसकी, एल। तो कर्व्ड सरफेस का, कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होता है बोल, कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होता है, अभी देखे हमने कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई, रेडियस यहाँ पे भी स्मॉल आर है, एच कितना है यहाँ पर, एल। तो इंटीग्रेशन डीएस क्या आएगा बेटा, 2 पाई आर इंटू एल, 2 पाई आर इंटू एल। तो अभी हमने देखा फाई की वैल्यू क्या आई थी बोल, फाई की वैल्यू क्या आई थी, ई इंटू इंटीग्रेशन डीएस। इस ई को ऐसे रहने दे, इंटीग्रेशन डीएस की जगह पर क्या आ जाएगा बोल, 2 पाई आर इंटू एल। ये क्या आ गया मेरे को, फाई। ये क्या आ गया मेरे को बोल, फाई फ्लक्स। अब कहीं अभी तक गॉस थ्योरम यूज हुआ है क्या, अब होगा, क्या लिखेंगे इधर, यूजिंग, एक ही लाइन आती है गॉस लॉ की, लेकिन अपना काम कर देते हैं, है ना, यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ या गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। क्या बोलता है गॉस थ्योरम, किसी भी क्लोज सरफेस का जो टोटल फ्लक्स होता है वो बराबर होता है उसके ऊपर मौजूद चार्ज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। यही ना गॉस थ्योरम, कल ही पढ़ा। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देखो। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, एलएचएस इसका भी फाई है, एलएचएस इसका भी फाई है, एलएचएस एलएचएस सेम तो आरएचएस सेम। तो ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल किसके बराबर रहेगा बोल, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ई का फॉर्मूला निकालना है ना, उसको अकेला करो, ये क्यू ऐसी रहेगा, 2 पाई आर एल इधर एप्सिलॉन नॉट के पास आ जाएगा, 2 पाई आर इंटू एल। थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा है इसको, कैसे, सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे बेटा। ये क्यू दिख रहा है, इसको ऐसे रहने दे, ये अपॉन के नीचे का एल भी ऐसे रहने दे, क्यू बाय एल, क्यू ऐसे ही, या अपॉन के नीचे का एल भी ऐसे ही। तो बचा क्या, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या बचा बेटा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सही है क्या, ध्यान से देखना, ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ये पूरा एक साथ आ गया, और ये क्यू बाय एल को एक साथ लिखा। क्यों किया ऐसा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कैन यू सी व्हाट इज क्यू बाय एल, व्हाट इज क्यू बाय एल, लैम्डा। तो क्यू बाय एल की जगह पर लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा इंटू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लैम्डा इंटू 1 कितना हो गया, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। ये फॉर्मूला और ये पूरी डेरिवेशन समझिए अच्छे से। व्हाट इज दिस ई, इलेक्ट्रिक फील्ड, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला क्या अपने पास, क्यू बाय एल। 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। आर क्या है, जितने डिस्टेंस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो वो डिस्टेंस की वैल्यू। समझा अच्छे से सबको, इज इट वेरी मच क्लियर, ठीक है ना। तो इसको लिखो, फिर इसके ऊपर का न्यूमेरिकल करते हैं।
क्या है अपने पास बोल, शीट है, शीट, ऐसा पतली शीट है, समझ, ऐसी शीट है, ऐसा ऐसा थिक नहीं है, पतली सी शीट है ऐसा, इसके ऊपर चार्ज पूरा ऐसा फैला हुआ है, पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, समझ में आ रहा अच्छे से। तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसका अपने को वैल्यू निकालना है। सब बोर्ड पर देखेंगे डायग्राम कैसा बनेगा। तो कंसीडर शीट फर्स्ट, लेट्स से दिस इज दैट शीट, ये वो शीट है, ठीक है ना बेटा, बात मत करो ये। फिर ठीक है, इसके दोनों साइड पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर हम लोग यहाँ पर फिलहाल एक ही साइड दिखा सकते हैं ना, पीछे की साइड कैसा दिखाएंगे, 2D डायग्राम है तो एक ही साइड पर दिखा देंगे। तो ये इसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, लिखते हैं इसके बारे में। कंसीडर एन यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट हैविंग Q चार्ज, कितना चार्ज है बेटा उसके ऊपर, Q, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे इसकी, भाई प्लेन शीट है तो उसका एरिया रहेगा ना, तो क्या निकालेंगे उसका, सरफेस चार्ज एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है बेटा, सिग्मा। यहां तक सबको समझा, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इतना लिखने का अपने को। अब वो पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो लेट्स से हियर इज दैट पॉइंट, यहाँ पर है वो पॉइंट, पॉइंट P, यहाँ पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये जो पॉइंट P है ना बेटा, ये जो पॉइंट P है, ये आपकी शीट के मिड पॉइंट से, बीचों बीच वाले पॉइंट से R डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है बोल, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द शीट। तो लेट्स से मैंने आपको बोला कि बेटा ये एक शीट है, इससे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। कहाँ पे निकालोगे आप, यहाँ निकालोगे क्या 10 सेंटीमीटर, बोलो ना, यहाँ निकालोगे क्या, चार्ज इधर है और इधर है, दोनों साइड है, दोनों साइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी जाएगी, ऐसी जाएगी और ऐसी जाएगी। यहाँ निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर नहीं, कहाँ निकालने वाले 10 सेंटीमीटर, या तो इस साइड या तो इस साइड, यानी यहाँ पर एक जैसी फील्ड दोनों तरफ बनने वाली, ये सिमेट्रिक है। कैसा बेटा, ये जो चीज यहाँ पर राइट साइड पे रहने वाली, सेम वही डिक्टो कॉपी होने वाला इधर लेफ्ट साइड। तो इधर पे व्हेन आई से दैट आई हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो यू विल हैव टू कैलकुलेट एट दिस पॉइंट एज वेल एज दिस पॉइंट, दोनों पॉइंट सिमेट्रिक है ना, तो दोनों पॉइंट को कंसिडर करना पड़ेगा। क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोलूँगी 10 सेंटीमीटर राइट 10 सेंटीमीटर लेफ्ट, मैंने बस क्या बोला, शीट से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो 10 सेंटीमीटर का पॉइंट कहाँ पे लोगे आप, यू कैन इधर टेक इट ऑन राइट और ऑन लेफ्ट, यहाँ पे दोनों साइड, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। समझा अच्छे से। अभी तक क्या हो रहा था, जब मैं बात कर रहा था बेटा वायर की, तो अगर मैं वायर के केस में बोलता हूँ 10 सेंटीमीटर, तो कहाँ पे पॉसिबल है वो बता, इनफाइनाइट, पूरे सिलेंडर पे कहीं भी हो सकता है। 10 सेंटीमीटर इधर 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 कहीं पे भी हो सकता है। तो हम लोग सब जगह नहीं निकालते थे, एक जगह निकाल के इंटीग्रेट कर देते थे, फ्लक्स एक जगह निकालते थे और उसको इंटीग्रेट कर देते, सही है ना, क्योंकि कितने पॉइंट पॉसिबल थे उधर, इनफाइनाइट। तो क्या एक एक का निकालते बेटे, इसका निकालेंगे फिर प्लस इसका फिर इसका, है ना, तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी वही करनी। इसीलिए तो इंटीग्रेशन की इन्वेंशन हुई थी ना, एक पॉइंट का निकालो इंटीग्रेट कर दो, पूरा इनफाइनाइट का निकल जाएगा। सेम स्फीयर के साथ हो रहा था। स्फीयर के केस में भी एक पॉइंट पे अगर मैं बोलता हूँ कि 10 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो अब 10 सेंटीमीटर किधर किधर पॉसिबल है बता, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है ना, पूरे स्फीयर पे कहीं पे भी हो सकता है। तो एक पॉइंट का निकाल के क्या कर देते थे, इंटीग्रेट। बट व्हेन आई से कि इसके मिड पॉइंट से 10 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो इधर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी नहीं है, एक पॉसिबिलिटी इधर है 10 सेंटीमीटर की और एक पॉसिबिलिटी इधर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी निकालेंगे इसको भी निकालेंगे, ऐड करेंगे। समझ में आ रहा अच्छे से। तो यहाँ पर अपने को पॉइंट पी को दोनों साइड पर दिखाना पड़ेगा, इस साइड पर भी और इस साइड। तो ये साइड पर पॉइंट पी है ना, तो सेम इतने ही डिस्टेंस पर इस साइड पर भी पॉइंट पी रहेगा, सेम इतने ही डिस्टेंस पर इस साइड पर भी पॉइंट पी रहेगा। बस उसको हम लोग नाम क्या दे देंगे मालूम, उसको हम लोग पी की जगह नाम दे देंगे बेटा पी डैश। क्या नाम दे देंगे बोल, पी डैश। सो दिस इज पॉइंट पी डैश। तो जितना डिस्टेंस यहाँ रहने वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ रहने वाली, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी रहने वाली। दोनों पॉइंट सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है बोल, स्मॉल आर के डिस्टेंस पर है। सबको समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है ना। तो अभी गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, अभी बनाएंगे गॉसियन सरफेस नहीं, अभी बनाएंगे, उससे पहले इसके बारे में लिखते थोड़ा, ठीक है ना। कंसीडर
a point P at a distance of small r from the sheet where electric field is supposed to be calculated. तो एक पॉइंट P कंसिडर किया मैंने स्मॉल आर डिस्टेंस पर, जहां पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अब वो पॉइंट लिखेंगे कि यहाँ पर शीट के दोनों साइड पर सिमेट्रिकली सेम डिस्टेंस पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, है कि नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड will have same magnitude on each side of sheet at same distance. शीट के दोनों साइड पर सेम डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस कैसा बनाएंगे हम लोग, सब लोग ध्यान से देखना। यहाँ पर गॉसियन सरफेस के लिए क्या करेंगे मालूम, पॉइंट P के ऊपर एक छोटा सा एरिया कंसीडर करेंगे, अपनी मर्जी का। सर्कल कंसीडर करना है सर्कल कंसीडर कर लो, रेक्टेंगल कंसीडर करना है रेक्टेंगल कंसीडर कर दो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। तो कोई भी सरफेस कंसीडर कर लो, शीट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, ऐसा ध्यान से देखो, शीट से ऐसी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, यहाँ पे मैं कोई भी सरफेस कंसीडर कर लूँ, सर्कल रेक्टेंगल कुछ भी कंसीडर कर लूँ, उसको क्या रहेगी, वो परपेंडिकुलर रहेगी। समझ में आ रहा अच्छे से। तो समझ में, यहाँ पर एक सर्कल कंसीडर कर रहा हूँ पॉइंट P के ऊपर, तो पॉइंट P पर मैंने एक सर्कल कंसीडर किया, सेम ऐसा ही सर्कल, सेम इतनी एरिया का सर्कल मैं कहाँ कंसीडर करूंगा, बोल P डैश पर। क्यों रे, सेम सिमेट्रिक होना चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए बेटा, सिमेट्रिक। तो यहाँ पर अगर मैंने A एरिया का सर्कल कंसीडर किया है, इसका एरिया A है, तो P डैश पे भी मैं क्या करूंगा बेटा, A एरिया का ही सर्कल कंसीडर करूंगा। बन गया क्या गॉसियन सरफेस। कैसा होता है गॉसियन सरफेस, क्लोज होता है। ये क्लोज है क्या, ये हवा में दो सर्कल लटक रहे बस, चलेगा क्या। क्लोज कैसा करोगे इसको, दोनों के बीच में कर्व्ड सरफेस बनाना पड़ेगा। तो ये बना दिया मैंने कर्व्ड सरफेस। बता कैसा, कैसी ज्योमेट्री दिख रही है आपको, सिलेंडर। कैसी ज्योमेट्री दिख रही है बेटा आपको, सिलेंडर। तो कुछ ऐसा गॉसियन सरफेस यहाँ पर बन करके रेडी हुआ, ठीक है। आपकी टेक्स्ट बुक में उसने कैसा दिखाया मालूम, बात नहीं ऐसे दिखा उसने, लिख ऐसा बना हुआ है टेक्स्ट, ठीक है ना। मतलब समझ रहे बेटा आप इसका, ये शीट है समझ ऐसी, ठीक है ना। और ये आपका गॉसियन सरफेस इससे आर पार जा रहा है, आधा इस साइड आधा इस साइड। अब आपको समझाने के लिए मैं अटेंडेंस शीट में होल नहीं कर सकता, अब आप समझो, आधा ऐसा इस साइड पर और आधा उस साइड। समझ में आ रहा है, इज इट वेरी मच क्लियर, ठीक है ना। तो इसके बारे में लिखते हैं फिर, कंसिडर imaginary Gaussian surface at या फिर from point P in the form of, बात नहीं रही, in the form of a cylinder। किसके फॉर्म में बेटा, सिलेंडर के फॉर्म में, है ना। हैविंग सर्कुलर एरिया, सिलेंडर में दो सर्कुलर एरिया होता है ना, तो इधर दोनों का ही सर्कुलर एरिया कितना बेटा, A है। कौन से पॉइंट पर, एट पॉइंट P एंड P डैश। P और P डैश के ऊपर इसका सर्कुलर एरिया है, जो कि कितना है बेटा, A है। एंड लेंथ ऑफ सिलेंडर इज, पता है सिलेंडर का लेंथ कितना है, बोलो जल्दी। लेंथ ऑफ सिलेंडर इज R है, यहां से वहां तक R प्लस R रहेगा ना रे, ऐसा मुंह बंद करके बैठे रहते हैं नाना। ये R प्लस ये R कितना रहेगा, 2R, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया। तो ये हमने गॉसियन सरफेस भी इमेजिन कर लिया। अब इधर देख, ये साइड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी परपेंडिकुलर बनेगी, ये साइड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी परपेंडिकुलर बनेगी। कर्व्ड सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी,
इधर देखा, ये अपनी शीट है, यहाँ से ऐसी आ रही इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ से भी ऐसी आ रही इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान देना, यहाँ से ऐसी आ रही इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ से भी ऐसी आ रही इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब यहाँ से ऐसी आ रही इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जो सिलेंडर का गोल वाला सरफेस है राउंड पी पर, उसको कैसी है ये परपेंडिकुलर, यानी थीटा कितना डिग्री है बोल, थीटा कितना डिग्री 90। वाह 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 नालायक लोग, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सर्कल है, इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कल को परपेंडिकुलर है, पर इस सर्कल पे जब एरिया वेक्टर बनाओगे तो उसको पैरेलल रहेगी, तो थीटा कितना रहेगा 0, फट से 90 बोल दिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सिलेंडर का सर्कुलर पार्ट है ना, ये दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे को, पर जब एरिया वेक्टर बनाओगे इस सर्कुलर पार्ट को परपेंडिकुलर तो वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या रहेगा पैरेलल, तो थीटा कितना रहेगा 0। सेम ये साइड पे भी, सेम ये साइड के भी सर्कुलर पार्ट पे, लेकिन जब बीच का पूरा कर्व्ड पार्ट इमेजिन करोगे, बीच में जो पूरा कर्व्ड पार्ट है उसको इमेजिन करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, कर्व्ड पार्ट के ऊपर कोई भी एरिया इमेजिन कर लो और उसको एरिया वेक्टर बनाओ तो कैसा बनेगा, ऐसा 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कैसा रहेगा 90 डिग्री। थीटा कितना हो गया 90, कॉस थीटा कॉस 90 कितना होता है 0 होता है। तो कर्व्ड सरफेस के लिए फ्लक्स कितना आने वाला है 0, फ्लक्स 0 तो फील्ड 0, मतलब यहाँ पर उल्टा हो रहा है। वायर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस पे आ रही थी, टॉप और बॉटम पे 0 आ रही थी, सर्कुलर पार्ट पे 0 आ रही थी। यहाँ पर क्या हो रहा है बोल, यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी बोल, सर्कुलर सरफेसेस पे ही आएगी। कर्व्ड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी बेटा 0 है, क्यों रहेगी समझा, इसी वेरी मच क्लियर। तो इसी को लिखने के लिए ना हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग करते नहीं बैठेंगे, डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज फाई इज इक्वल्स टू, 3 जगह का फ्लक्स निकालना है मुझे, 3 जगह का फ्लक्स निकालना है। कहाँ का, सबसे पहले मुझे फ्लक्स निकालना है बेटा, ध्यान से देखना, छोटा सा फ्लक्स, उसका इंटीग्रेशन कौन से पॉइंट का, पी पॉइंट का, कौन से पॉइंट का, यानी यहाँ पर समझ मैंने ऐसा छोटू सा एरिया लिया और इस एरिया को नाम दिया ds, क्या नाम दिया इसको ds। तो सेम यहाँ पे भी ds एरिया लेना पड़ेगा ना, जो काम उधर करोगे वो इधर कॉपी होते जाएगा, सिमेट्रिक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी छोटा सा एरिया ds लिया, तो छोटे से एरिया ds के वजह से फ्लक्स भी कितना आएगा d फाई। तो टोटल इस पूरे का टोटल फ्लक्स कैसे निकालोगे आप, d फाई का इंटीग्रेशन। p क्यों लिखा है इधर, ये इस वाले पॉइंट पर हो रहा है। सेम काम और किधर करने का है बोल, सेम काम और किधर करने का बोल, p डैश पे, और किधर करने का बोल p डैश। अच्छा दोनों को d फाई लिखा, एक को d फाई एक को d फाई डैश नहीं लिखा, क्यों, सिमेट्रिक है, सेम रहेगा दोनों साइड। और एक जगह पर कहाँ आएगा देख, और एक जगह पर कहाँ आएगा देख, और एक आपको सरफेस एरिया कंसीडर करना पड़ेगा, कहीं तो भी पूरे कर्व्ड सरफेस पे, कहीं तो भी पूरे कर्व्ड सरफेस पे। तो समझ मैंने इधर कर्व्ड सरफेस के ऊपर एक छोटा सा एरिया ds कंसीडर किया यहाँ पे, तो इसका जो फ्लक्स रहेगा वो कितना रहेगा बोल, d फाई रहेगा। उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे कर्व्ड सरफेस का क्या मिल जाएगा अपने को, फ्लक्स। तो ये अपने को दे रहा है कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स, किसका फ्लक्स दे रहा है बोल, कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ d फाई, d फाई का फॉर्मूला क्या होता है, e into ds, e dot ds है ना, क्या होता है बोल, e dot ds। तो ये रहेगा p के ऊपर d फाई की जगह पे आएगा बोल e dot ds, प्लस p डैश के ऊपर भी e dot ds, प्लस कर्व्ड सरफेस पे भी बोलो, कर्व्ड सरफेस पे भी e dot ds। बेटा डॉट प्रोडक्ट रखता है तो p के लिए भी e ds cos थीटा, p डैश के लिए भी e ds cos थीटा, और कर्व्ड सरफेस के लिए भी e ds cos थीटा। आप तीनों केस में cos थीटा देखते हैं। पहले बात करते हैं p की, फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट p। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कैसी बनेगी बता, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आएगी ना, अवे ये रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और एरिया वेक्टर भी कैसा रहेगा, इस ds को परपेंडिकुलर, तो दोनों के बीच का थीटा कितना है 0। सेम केस यहाँ पे भी होगा, पॉजिटिव पीछे शीट के पीछे से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। और एरिया वेक्टर कैसा बनेगा बेटा, एरिया वेक्टर कैसा बनेगा, ऐसा परपेंडिकुलर ds। ये कर्व्ड सरफेस के लिए क्या होगा देख, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी ऐसी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी नहीं, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, पर यहाँ पर एरिया वेक्टर कैसा आएगा देख, कर्व्ड सरफेस को परपेंडिकुलर ऐसा आएगा ना, तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा उधर 90 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे इधर, सिंस फॉर p एंड p डैश, p और p डैश के लिए e वेक्टर और ds वेक्टर क्या है बेटा पैरेलल, तो थीटा कितना है बोल 0 डिग्री, थीटा कितना है बोल 0 डिग्री। बट फॉर कर्व्ड सरफेस, कौन सा सरफेस बेटा, कर्व्ड सरफेस के लिए
ई वेक्टर और डीएस वेक्टर दोनों पैरेलल नहीं, क्या बेटा, परपेंडिकुलर। तो थीटा कितना है बोल, 90 डिग्री। इसको रख दो यहाँ पर। टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू पी के लिए ई डी एस कॉस थीटा की जगह पर क्या आएगा, कॉस 0। पी डैश के लिए भी ई डी एस कॉस थीटा की जगह पर क्या आएगा, कॉस 0। और कर्व्ड सरफेस के लिए भी बोलो, कर्व्ड सरफेस के लिए भी ई डी एस कॉस, कर्व्ड सरफेस के लिए थीटा कितना है, 90 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 90 बोलना, कॉस 90 0। कॉस 90 0, और ये 0 तो पूरा मल्टीप्लाई होके 0 का इंटीग्रेशन करोगे क्या, यानी ये पार्ट पूरा क्या हो रहा है बोल, 0। तो बचेगा क्या, ये ई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लो, ds एट पॉइंट p, ds इंटू 1 ds ही आएगा ना। ई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लो, ds फॉर पॉइंट p डैश, ठीक है। ये पूरा कितना हो गया रे, 0। ये ds याद है ना, p पर देखिए है ना ds, उसको पूरे को इंटीग्रेट करोगे पूरा सर्कुलर एरिया मिलेगा, कितना है वो, सही है। तो ध्यान से देख, ई ऐसी रहेगा, पी पॉइंट पर जब ds का इंटीग्रेशन करेंगे ये वाला सर्कुलर एरिया मिलेगा, जो कि कितना है a, प्लस पी डैश पर बता ds को इंटीग्रेट करोगे क्या मिलेगा, a ही मिलेगा। तो EA प्लस EA कितना रे, 2EA। इक्वेशन नंबर 1 ये आ गया फ्लक्स। अब क्या यूज करेंगे बोल, यूजिंग बोलो, यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ के मुताबिक टोटल फ्लक्स कितना रहता है बोल, Q बाय, बोलना Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2। तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। LHS सेम है तो RHS सेम आएगा, इसका LHS सेम है तो RHS सेम है। इसका RHS क्या है, 2EA बराबर रहेगा किसके, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला किसका निकालना है, E का। तो ये 2 और A इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आएगा तो E इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 2A। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। Q बाय A को अलग कर दो, Q बाय A को अलग कर दो, बचा क्या, देख यहाँ से A अलग हो गया तो क्या बचा बोल, बोलना 2 बचा और एप्सिलॉन नॉट, A अलग लिख लिया ना, और ऊपर Q को अलग कर दिया तो क्या बचा बोल, 1। और टेल मी व्हाट इज Q बाय A, बाई चार्ज अपॉन एरिया क्या होता है, सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी है कि नहीं। तो क्या बन जाए देखिए, E इज इक्वल टू 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, Q बाय A की वैल्यू क्या है बोल, सिग्मा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाय, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट। कुछ नोटिस कर रहे हो, इस फॉर्मूले में स्मॉल r कहां पर है, स्मॉल r है क्या, मतलब शीट की वजह से आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो कितने डिस्टेंस पर निकाल रहे हो उससे कुछ फर्क, शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे सारे डिस्टेंसेस पर कैसी बनती है, सेम। तो कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे आता है, प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ प्लेन यूनिफॉर्मली चार्ज शीट डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द शीट, या इज इक्वल एट ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम द शीट। प्रूफ कर देंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले में कहीं पे भी r नहीं है, नो r। E does not depend on r। हाँ एक शर्त है उसके लिए, as long as you are close to the sheet, जब तक आप शीट के क्लोज हो। बोले r पे डिपेंड नहीं कर रहा, शीट इधर रखी हुई, मैं 4-5 किलोमीटर दूर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, तो आपके पास एक चीज लैक कर रही है, वो क्या है, कॉमन सेंस। शीट यहाँ रखी है, 4 किलोमीटर दूर जाकर के आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, एक लिमिट रहेगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, उस लिमिट के अंदर कोई भी डिस्टेंस पर निकाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, सेम है, लिमिट के बाहर नहीं आएगी फिर। तो एज लॉन्ग एज यू आर क्लोज टू द शीट द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम एट ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम द शीट। समझ आ रहा अच्छे से, ठीक है ना। इससे रिलेटेड भी एक न्यूमेरिकल दिया आपको, एग्जांपल 8.3 क्या दिया हुआ है देख, द चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ अ लार्ज फ्लैट शीट, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्या बात कर रहे हैं देखो, चार्ज पर यूनिट एरिया, बेटा चार्ज मतलब Q, एरिया मतलब A, पर यूनिट मतलब अपॉन, तो Q बाय A क्या दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा, सिग्मा। तो सीधा सीधा बोल सकता था वो सरफेस चार्ज डेंसिटी, पर सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलने की जगह उसने उसका डेफिनेशन दिया, तीसरी बार गिरी है फिर।
तो उसने सरफेस चार्ज डेंसिटी डायरेक्ट बोलने की बजाय उसका क्या दिया बेटा अपने को, डेफिनेशन दिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। कितना दिया देख, द चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ अ लार्ज फ्लैट शीट ऑफ चार्ज इज 3 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। 3 को ऐसे रहने दो, 3 को ऐसे रहने दो, माइक्रो हटेगा तो 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। सही है, ये हो गया अपना सिग्मा। आगे देखिए बेटा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या निकालने का अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब ई निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट जस्ट नियर द सरफेस ऑफ द शीट, सरफेस के करीब में कोई तो भी एक पॉइंट है वहां पर निकालना है। मेजर फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट, और शीट के मिड पॉइंट से निकाला जाए। इन शॉर्ट करीब करीब में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कितने डिस्टेंस पर फर्क पड़ता है, क्या नहीं पड़ता। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ शीट, बोलो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा डायरेक्टली दिया है 3 × 10⁻⁻6, 2 ऐसी रहेगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻12। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। खुले, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 8.85, आंसर आ रहा है 0.17 × 10⁻²। ये -12 ऊपर जाएगा तो +12, +12 - 6 +6 न्यूटन पर कूलम। समझा अच्छे से। यहाँ पर गॉस लॉ का एप्लीकेशन पूरा क्या हो गया बेटा, फिनिश हो गया।